के संविधान के अनुच्छेदों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और उन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से उनके संशोधन की प्रक्रियाओं को भी निर्धारित किया गया है। तो आप ये जान लीजिए कि जो कानून, जो अनुच्छेद संविधान निर्माताओं को लगे थे कि ये समय के साथ बदलेंगे, उनको, उन अनुच्छेदों को लचीले संविधान के प्रावधान में रखा गया। उनको, उनमें परिवर्तन आसानी से किए जा सकते हैं और जिन संविधानों को, जैसे कि मौलिक अधिकार में संशोधन करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। राज्य चीज थी जो भारत के संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाती है, वो क्या है? संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया ही भारत के संविधान को जीवन देती है, जो उसमें नए नए तत्वों को जोड़ता रहता है। तो आज हम चल रहे हैं उसी तत्व को समझने, जिस तत्व के माध्यम से भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना हुआ है। और ये तत्व भी संविधान के अंदर से ही निकला है, कहीं बाहर से नहीं। संविधान ने अपने अंदर से ही इस तत्व को निकाला है और ये तत्व है आपका संशोधन। तो भारत का संविधान ही बताता है कि भारत के संविधान में किस प्रकार से संशोधन होता है। तो आर्टिकल सुनिएगा, अनुच्छेद 368 जो है, अनुच्छेद 368 इस संबंध में कुछ बताता है। क्या बताता है? सुनिए, संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है। पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है। तो ये अनुच्छेद 368 भारत की संसद को ये अधिकार देती है कि वो भारत के संविधान में नए प्रावधानों को जोड़ सकते हैं और अगर उन्हें लगता है कि कोई प्रावधान आज के तत्कालिक समय के अनुरूप नहीं है तो उसे हटा भी सकते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368। इसको चल रहे हैं आज हम बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि भारत के संविधान में वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भारत के संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं। सुनिएगा, हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। संविधान को इतना लचीला होना ही चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सके, लेकिन साथ ही इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलाव से बचाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। यहाँ लचीले का मतलब है परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि और कठोर का अर्थ है अनिवार्य अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे संविधानों को कठोर कहा जाता है। भारतीय संविधान इन दोनों ही तत्वों का समावेश किया। भारत के संविधान में इन दोनों ही तत्वों को समावेशित किया गया है। तो भारत का संविधान एक तरफ लचीला भी है तो एक तरफ सख्त भी है। भारत के संविधान में आप मुंह उठाकर किसी भी प्रावधान को बदल नहीं सकते। हर प्रावधान का एक क्राइटेरिया है। मैंने आपको क्लास में समझा दिया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेदों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और उन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से उनके संशोधन की प्रक्रियाओं को भी निर्धारित किया गया है। तो आप ये जान लीजिए कि जो कानून, जो अनुच्छेद संविधान निर्माताओं को लगे थे कि ये समय के साथ बदलेंगे, उनको, उन अनुच्छेदों को लचीले संविधान के प्रावधान में रखा गया। उनको, उनमें परिवर्तन आसानी से किए जा सकते हैं और जिन संविधानों को, जैसे कि मौलिक अधिकार में संशोधन करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। राज्य सरकारों की शक्तियों में परिवर्तन करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इन सभी कामों को, इन सभी संशोधनों को, इन सभी अनुच्छेदों को बहुत ही कठोर प्रक्रिया के अंतर्गत रखा
गया है कि कोई भी मुंह चाहे और जनता के अधिकारों का हनन करना चाहे तो वो ना कर सके। इसीलिए ये सुनिश्चित किया गया है कि अगर सत्ता में कोई बहुत ज्यादा ताकतवर सरकार भी आ जाए फिर भी वो संविधान के प्रावधानों में, संविधान के आवश्यक मूलभूत मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का, मूलभूत जो स्ट्रक्चर है संविधान का, उसमें किसी भी प्रकार की फेरबदल ना कर सके। समझ में आई बात? तो भारत का संविधान लचीला भी है और भारत का संविधान उसी के साथ कठोर भी है, और इसे बनाने में हमारे राष्ट्र के निर्माताओं का बहुत बड़ा योगदान है। हम कह सकते हैं कि उनकी बदौलत हमारे पास इतना बेहतरीन संविधान है कि हम बेरोक टोक अपनी सरकारों को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अपने अधिकार भी सुरक्षित कर रहे हैं। तो ये हमारे संविधान निर्माताओं की देन है कि उन्होंने हमें इतना बढ़िया संविधान प्रदान किया। ठीक, सुनिए आगे। संविधान निर्माता जानते थे कि संविधान में त्रुटियां हो सकती हैं। देखिए, वो जानते थे इस बात को, वो मानते थे कि हम जो बना रहे हैं वो आज के समय के साथ सही हो सकता है, लेकिन आने वाले समय के साथ सही हो ये कोई आवश्यक बात नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज को सुनिश्चित किया कि समय के साथ संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए, और जिन संविधानों में ये प्रक्रिया नहीं होती वो संविधान समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए उन संविधानों की कोई वैल्यू नहीं होती। और भारत का संविधान आज टिका हुआ है और आज 73 सालों से भारत का नेतृत्व कर रहा है, तो उसकी इसी विशेषता के कारण वो कर पा रहा है। ठीक, वे समझते थे कि संविधान पूरी तरह दोष मुक्त नहीं हो सकता। वे संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि त्रुटि सामने आने पर उसका निवारण आसानी से किया जा सके। इस संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप अस्थायी था और इनके बारे में यह राय अपनाई गई थी कि नई संसद का गठन होने पर या बाद में इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। हमारा संविधान एक संघीय राज्य व्यवस्था बनाने के पक्ष में था। हम एक संघीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चलते हैं जहां पर सत्ता के 2 स्तर होते हैं। वो राजनीतिक ढांचा क्या कहलाता है? संघीय राज्य व्यवस्था कहलाता है। फेडरल सिस्टम के अंतर्गत हम चलते हैं। ठीक, इसीलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे कि राज्यों की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सके। इसके कुछ पक्ष इतने केंद्रीय महत्व के थे कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहते थे। अंततः इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यक था। यही वजह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने पड़े। भारत के संविधान में हर चीज को परिवर्तित करने का एक अलग प्रावधान है। मैंने आपको बता रखा है कि भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। सुनिएगा क्या है। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार और विशेष बहुमत कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं अनुच्छेद 368। तो 3 आधारों पर भारत के संविधान में संशोधन होता है। एक तो मामूली है, जो मैंने आपको बताया, जो जिन अनुच्छेदों को हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा कि इनमें समय के साथ परिवर्तन होना अनिवार्य है, तो इन्हें कठोर प्रक्रिया में रखने का कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने उन संविधानों को, उन प्रावधानों को एक सरल संशोधन प्रक्रिया में रखा है। जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको एक थोड़ी कठोर प्रक्रिया में, जिसमें दोनों भारतीय विधायिका अर्थात संसद के दोनों सदनों में से विशेष बहुमत अलग अलग, विशेष बहुमत अर्थात 75% बहुमत से जब तक कोई अनुच्छेद या संशोधन पास नहीं होगा दोनों से सेपरेटली, तब तक वो संशोधन नहीं अप्लाई किया जा सकता भारत के संविधान पर। ये कुछ अनुच्छेदों के मामले में है। और एक और सबसे कठिन प्रक्रिया है कि विशेष बहुमत,
कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं, सुन रहे, कुल राज्यों की, अब हमारे देश में 28 राज्य हैं, अर्थात और दो तीन केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधायिकाएं हैं, तो उनकी विधायिकाओं को भी मिलाकर उनकी आधी विधायिकाएं जब तक संशोधन के पक्ष में वोट नहीं डालेंगी तब तक भारत के संविधान में उन अनुच्छेदों के मामले में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इन 3 प्रक्रियाओं के अनुरूप भारत के संविधान में परिवर्तन होता है। भारत के संविधान में संशोधन इन 3 प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है। सुनिएगा, संविधान में ऐसे कुछ अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। ये नॉर्मल वाला है, इसको अंडरलाइन कर लो, ये पॉइंट 1 है, ठीक है। संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता। संविधान के इन हिस्सों को काफी लचीला बनाया गया है। आगे संविधान के 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ें। इन दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद इसी सरल तरीके से संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 2, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है, ये तो हम जानते हैं। तीसरा, अनुच्छेद 3, संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, ये भी हम जानते हैं कि राज्यों की बनाने में और राज्यों का आकार बदलने में और नए राज्यों को बनाने में संसद के पास ये अधिकार है कि वो अगर चाहे तो किसी भी राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकती है, ठीक है। संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके दिए गए हैं। ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते। पहले ही मैंने बता दिया है कि हर अनुच्छेद, संविधान का हर अनुच्छेद एक जैसा नहीं है। हमने अपने संविधान के अनुच्छेदों को 3 श्रेणियों में बांटा है। एक लचीला है, फिर उसके बाद थोड़ा कठोर और एक है सबसे कठोर। तो हमने संशोधन की भी 3 प्रक्रिया अपनाई हैं और उन्हीं 3 प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम भारत के संविधान में संशोधन करते हैं। उन्हीं 3 प्रक्रियाओं को मानते हुए हम भारत के संविधान को परिवर्तित करते हैं। तो पहला जो तरीका है वो बहुत ही सरल है, उसमें संसद को किसी भी प्रकार के विशेष बहुमत की जरूरत सिर्फ संसद ही कर सकती है, ये बात जान लो। राष्ट्र विधायिका के पास ही ये अधिकार है कि भारत के संविधान में संशोधन करे और राज्यों की विधायिकाओं के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो समझ में आ गई बात। तो अगर प्रश्न आता है कि क्या 1 नंबर में आएगा और ये भी ट्रू फॉल्स में आएगा, क्या राज्य की विधायिकाएं भी संविधान में संशोधन कर सकती हैं? जी नहीं, राज्य विधायिकाएं संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। सिर्फ ये अधिकार राष्ट्र विधायिका को मिला हुआ है। समझ में आएगी बात? आगे सुनो। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके दिए गए हैं। ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते। एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, अंडरलाइन करते चलो, एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है। दूसरा तरीका ज्यादा कठोर है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। ध्यान दें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है। संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या किसी अन्य निकाय की संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। साफ शब्दों में बता दिया गया है आपको इस संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्र विधायिका के पास है। हाँ, राज्य भी सम्मिलित होंगे जब उनके मामलों में या फिर संविधान के आधारभूत ढांचे में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को प्रस्तावित किया जाएगा, तब राज्य उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। नहीं तो राज्यों को भी
भारत के राज्यों अर्थात राज्य की विधायिकाओं को भी भारत के संविधान में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो भारत के संविधान में परिवर्तन करने के 3 तरीके हैं। पहला लचीला तरीका, जिसमें संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा अपने सामान्य बहुमत से किसी भी संशोधन को पारित कर सकती हैं। और फिर दूसरा है विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत, दोनों सदनों से अलग अलग, लोकसभा से भी 75% और राज्यसभा से भी 75%। जब तक राज्यसभा से विशेष बहुमत में कोई वो संशोधन पारित नहीं होगा और राज्यसभा से, तब तक वो संशोधन प्रस्तावित नहीं हो सकता। भारत के संविधान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तीसरा तरीका है जिसमें विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत दोनों सदनों से अलग अलग, फिर उसके साथ भारत के सभी राज्यों की विधायिका का आधा, जब तक संशोधन के पक्ष में वोट नहीं पड़ेगा तब तक भारत के संसद में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक इस प्रकार संसद या कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात इस संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो तरीका है हमने अपनाया है ना, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि संपूर्ण भारत इस मामले में, भारत के संविधान के संशोधन के मामले में सम्मिलित हो चुका है। क्यों? क्योंकि राज्यों में जो बैठे हैं वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और राष्ट्र में जो बैठे हैं वो भी अपने क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जनमत संग्रह कराने की फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती। पक्ष भी बैठा है और विपक्ष भी बैठा है, तो इससे देश की सभी जनता का प्रतिनिधित्व हो जाता है। क्योंकि हमने जिन लोगों को चुना है वो क्या है, हमारे प्रतिनिधि है ना, प्रतिनिधि है। तो आपने जिन प्रतिनिधियों को चुना है ये उनकी ड्यूटी है कि वो आपका प्रतिनिधित्व सही से करें। लेकिन हमारे प्रतिनिधि कभी कभी पार्टी फेवर बन जाते हैं। पार्टी फेवर नहीं होना चाहिए प्रतिनिधियों को, आपके फेवर में होना चाहिए, क्योंकि आपके अधिकारों को रिप्रेजेंट करने की उनकी जिम्मेदारी है, इसीलिए वो चुनकर भेजे गए। लेकिन वो लोग कभी कभी पार्टी फेवर बन जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। किसी भी सांसद को, विधायक को पहले पार्टी नहीं, पहले अपने क्षेत्र की जनता को देखना चाहिए और उनके मुद्दों को उठाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, ये एक दुर्भाग्य की बात है। सुनो आगे सुनो, ठीक है। अन्य सभी विधायकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन वाले विधेयक में राष्ट्रपति साहब को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। तो प्रश्न 1 नंबर का बन सकता है कि ऐसा कौन सा विधेयक है जिस विधेयक पर राष्ट्रपति साहब को पुनर्विचार करने की शक्ति नहीं है। तो वो कौन सा है? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयकों में राष्ट्रपति साहब को उस विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए वो संसद को नहीं कह सकते हैं। और कौन सा है? मनी पर भी कह सकते हैं, लेकिन धन विधेयक पे कुछ होता नहीं है। धन विधेयक आप जानते हो, धन विधेयक में पूरी की पूरी ताकत किसके पास है? लोकसभा के पास। लोकसभा जो चाहती है वही उसमें होता है। ठीक, इन बातों से पता चलता है कि संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठोर और जटिल हो सकती है। हमारे संविधान में इन जटिलताओं से बचा गया है। इससे हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो गई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संशोधन एक प्रश्न पर अंतिम राय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की होती है। इसका अर्थ यह है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है। आप ये जान लीजिए कि ये जो आप प्रतिनिधि चुन रहे हैं, ये आपके अधिकारों को खंडित भी कर सकते हैं और आपके अधिकारों को बढ़ा भी सकते हैं।
तो इसीलिए इन प्रतिनिधियों का चयन बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए, क्योंकि ये आपके अधिकारों का जो पुंज है अर्थात संविधान है उसको बर्बाद भी कर सकते हैं। इसीलिए इनका चयन बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए, क्योंकि ये आपके अधिकारों की सुरक्षा करने वाले संविधान को भी बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास संशोधन करने का अधिकार है, इन्हीं के पास संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार है। इसीलिए इनका चयन बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए, क्योंकि ये जहां बैठे हैं वहां ये अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इनकी एक गलती से देश की जनता का भविष्य बदल जाता है। तो इसीलिए इनका चयन बहुत ही सोच समझकर और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में जाति भी आती है, भारत में धर्म भी आती है और भारत में पैसा भी आता है इनके चयन में, और इसी कारण से भारत की जनता को कंगलई भरा जीवन भी जीना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पैसा लोगे तो वो भी अपने पैसे को आपसे वसूल करेंगे, क्योंकि वो चुनाव को क्या समझ लेते हैं, बिजनेस। और बिजनेस किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट इज मेन मोटिव ऑफ बिजनेस। तो चुनाव जब बिजनेस बन जाता है तो फिर वो बिजनेस ही चलता है आगे के 5 सालों तक। समझ में आई बात? तो इसीलिए अपने प्रतिनिधियों का चयन बहुत ही सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये किताब भी यही कह रही है, ये किताब भी यही कह रही है। ठीक है, समझ में आई बात कि प्रतिनिधियों का चयन बहुत ही ज्यादा सोच समझकर करना है, अपने वोट को कभी बर्बाद नहीं करना। चलिए समझते हैं उस विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया को, जिसमें हमें संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। विशेष बहुमत क्या है? ये विशेष बहुमत सुनिएगा बहुत ध्यान से। चुनाव, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्याय में हम उन प्रावधानों का अध्ययन कर चुके हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ये वो चीजें हैं जिनमें संशोधन के लिए आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, जैसे चुनाव हो गया, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका संबंधित कामों में आपको कोई भी परिवर्तन करना है संविधान में तो आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो अंडरलाइन कर लो कि वो कौन कौन से प्रावधान हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है, एक बार पुनः याद करें कि विशेष बहुमत का क्या अर्थ होता है। सामान्यतः विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर सदन में 50 लोग बैठे हैं तो साधारण बहुमत क्या है, 26 लोग अगर पक्ष में है तो विधेयक पास होगा और विपक्ष में है तो फेल हो जाएगा। ये है क्या, ये है सामान्य साधारण बहुमत। लेकिन विशेष बहुमत क्या होगा? विशेष बहुमत का मतलब है कि आधे से भी ज्यादा, आधे से भी ज्यादा। तो 50 का आधा कितना है, 25, तो इससे भी ज्यादा मतलब इस 35। जब तक उस प्रावधान के प्रति 35 लोगों का समर्थन नहीं होगा तब तक वो विधेयक पास नहीं हो सकता है। ये है विशेष बहुमत का अर्थ। और भारत की संसद 2 सदनों में बटी हुई है और दोनों में समान रूप से विशेष बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा और वो भी अलग अलग, तभी जाकर पास होगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर लोकसभा की दावेदारी चलेगी ना, दोनों सदनों के पास संवैधानिक मामले में एक समान ताकत है। अगर लोकसभा में पास हो जाता है और राज्यसभा में पास नहीं होता तो खारिज हो जाएगा। ये नहीं समझा जाएगा कि लोकसभा में पास हो गया तो पास ना, राज्यसभा में भी पास होना उतना ही अनिवार्य है जितना कि लोकसभा में। लोकसभा में भी पास हो और राज्यसभा में भी सेपरेटली, तभी वो पास माना जाएगा, नहीं तो वो पास नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? कल्पना करें कि सदन में 247
सदस्य उपस्थित हैं, ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं। अगर इन सदस्यों में से कम 124 सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाएगा। लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती। यह बात संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती? क्योंकि संशोधन विधेयक के लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत नहीं होता 124 247 का। ठीक है। संविधान में संशोधन करने के लिए दो प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। सबसे पहले संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। दूसरे, संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। इस मामले में आप संयुक्त सत्र नहीं बुला सकते। जैसे कि अगर मान लो कुछ विधेयकों में क्या होता है कि लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में नहीं होता, तो क्या बुला लिया जाता है? संयुक्त सत्र। और जिसमें फिर लोकसभा के बाद बहुमत होता है तो लोकसभा पास करा लेती है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयकों में आप संयुक्त सत्र नहीं बुला सकते। सेपरेटली दोनों सदनों में पास होना बहुत जरूरी है। जब तक दोनों सदनों में सेपरेटली पास नहीं होगा तब तक उस विधेयक को पास नहीं माना जाएगा। ये एक विशेषता है। ये एक विशेषता है। तो ये लिखना पड़ेगा, पेपर में प्रश्न आएगा और ये प्रश्न जरूर आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक परिभाषित कीजिए, और तीनों को लिखना पड़ेगा आपको। और ये जरूर, और इस पर खास तौर पर पूछ सकते हैं विशेष बहुमत की प्रक्रिया क्या है। संविधान में संशोधन की विशेष बहुमत की प्रक्रिया क्या है, ये भी पूछा जा सकता है ऐसे। तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, अभी समझ लो। ठीक है, सुन आगे सुन। ठीक है। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। आखिर विशेष बहुमत का क्या औचित्य है? लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। अंततः किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हो तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। समझ में आई बात? 273 इतने तो होंगे तभी जाकर वो विधेयक पास होगा, नहीं तो वो पास नहीं होगा। अगर उस समय कम लोग भी उपस्थित हैं तब भी यही है विशेष बहुमत। समझ में आई बात? देखो क्या कह रहा है, आखिर विशेष बहुमत का औचित्य क्या है? लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य होते हैं। अंततः किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हो तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी, तभी जाकर वो पास होगा, नहीं तो नहीं पास होने वाला। लेकिन कल्पना करें कि लोकसभा में 400 सदस्यों ने किसी विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया है। इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी? इसके अलावा संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से पारित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जब तक प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति ना बन पाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता। सत्तारूढ़ दल काफी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद
बजट या अपनी पसंद का विधेयक पारित करा सकता है, लेकिन अगर यह दल संविधान में संशोधन कराना चाहता है तो उसे कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में लेना पड़ेगा। इस तरह संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना यह है कि उसमें राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। आप सामान्य विधेयकों में विपक्ष चाहे या ना चाहे आप उसे पारित करा सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में बिना विपक्ष की भागीदारी के आप उसे पारित नहीं करा सकते हैं। आपको उसे पारित कराना है तो आपको विपक्ष का सहयोग चाहिए ही चाहिए। बिना विपक्ष के सहयोग के आप पारित नहीं करा सकते क्या संविधान संशोधन विधेयक। इसीलिए ऐसा किया गया है जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो और सत्तारूढ़ दल कोई ऐसा संशोधन ना कर पाए संविधान में जिससे कि विपक्ष कमजोर होता हो या देश की जनता के अधिकारों में किसी भी प्रकार की सेंध लगती हो, ऐसा कोई परिवर्तन ना कर पाए। इसीलिए ऐसा किया गया है, इसीलिए ये प्रावधान किया गया है। राज्यों द्वारा अनुमोदन, राज्यों द्वारा अनुमोदन क्या होता है सुनो। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होता। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित या जनप्रतिनिधियों से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना और उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। समझ में आई बात। जनप्रतिनिधियों के संबंध में अगर आपको कोई संशोधन करना है कि उनकी क्या उम्र होनी चाहिए, कौन जनता का प्रतिनिधि बन सकता है, इन सब विषयों पर अगर आपको कोई संशोधन करना है या राज्यों की शक्तियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो इन सभी प्रकार के संशोधनों में आपको राज्य सरकारों से भी परामर्श या कहिए राज्य विधायिकाओं से भी परामर्श करना पड़ेगा। बिना उनकी सहमति के आप इस प्रकार के संशोधन पारित नहीं कर सकते हैं संविधान में। समझ में आई बात। आगे सुनो, कहां गए थे। आवश्यक होता है पीछे हमने संविधान की संघीय प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया है। संघीय संरचना का अर्थ यह है कि राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं करती। ये बात हमने समझ ली है पहले ही, क्योंकि भारत के संविधान ने दोनों ही प्रकार की सरकारों को शक्तियां बांट कर दी हैं। तो अगर उनकी शक्तियों में भी किसी भी प्रकार की सेंधमारी कोई करता है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय उन्हें दंडित कर सकता है। ये हमने देख रखा है, पहले ही समझ लिया है कि इनके बीच के डिस्प्यूट को हैंडल करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक, कहां गए थे। संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं किसी संशोधन विधेयक को पारित न कर देती तब तक वह संशोधन प्रभावित नहीं माना जाता। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। इस प्रावधान में राज्यों के अधिकारों को भी जगह दी गई है। तो ये प्रावधान जो है राज्यों से संबंधित प्रावधान है, तो राज्यों का परामर्श लेना बहुत जरूरी है। और हमारे संविधान निर्माता इस चीज को बहुत अच्छे से समझते थे। वो मानते थे कि राज्यों का परामर्श राज्यों के विषय में होने वाले संशोधन में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो केंद्र सरकार उनके अधिकारों को नोच खाएगी। केंद्र सरकार उनके अधिकारों को नोच खाएगी, क्योंकि राज्यों में अगर विपक्ष की सरकार है और केंद्र में दूसरे दल की सरकार है तो उनके बीच में डिस्प्यूट होना लाजमी सी बात है। तो इस प्रक्रिया में डिस्प्यूट होना और केंद्र सरकार चाहेगी कि उनकी शक्तियों को अपने अधीन कर ले, तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज को बहुत विशेष तौर पर समझा और आने वाले समय में ऐसा किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए उन्होंने प्रावधान किया कि
कि राज्यों से संबंधित होने वाले किसी भी प्रकार के संशोधन में जब तक राज्यों का आधे राज्य जब तक उस संशोधन के पक्ष में नहीं होंगे तब तक उस प्रकार के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। जब तक राज्य सहमत नहीं है, और कितने आधे संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्य जब तक सहमत नहीं है, उस संशोधन के पक्ष में नहीं है, तब तक वो संशोधन नहीं लागू किया जा सकता, वो पास नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो आगे सुनो। उल्लेखनीय है कि संशोधन की प्रक्रिया के कठोर होने के बावजूद उसे फिर भी काफी हद तक लचीला बनाया गया। हम देख सकते हैं कि संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों के अनुमोदन और राज्य विधान पालिकाओं के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती। इस प्रकार देखा जा सकता है कि शर्तों की कठोरता के बावजूद संशोधन करने की प्रक्रिया अव्यवहारिक नहीं है। संक्षेप में भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया में राज्यों की सहमति सीमित भूमिका दी गई है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इतना आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए कि उसके साथ जब चाहे छेड़खानी की जा सके, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का ख्याल भी रखा कि भावी पीढ़ियां अपने समय की जरूरतों के हिसाब से इसमें आवश्यक संशोधन कर सकें। इसीलिए उन्होंने कुछ प्रावधानों में विशेष तरीका अपनाया है जिससे कि संविधान में मनचाही छेड़छाड़ ना हो सके। कुछ चीजों को उन्होंने कठोर बनाया है, पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो संभव ना हो। अगर वाजिब होगा तो हो जाएगा और वाजिब नहीं होगा तो नहीं होगा, साफ बात है। अगर वाजिब है तो होगा और वाजिब नहीं है तो नहीं होगा। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का प्रमाण है कि हमारे पास एक ऐसा संविधान है जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। पर एक बात और, हमारे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसके परिवर्तन की कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई। संविधान जिन आधारभूत बातों पर खड़ा है, जिन चीजों के लिए जनता की भलाई, जनता के अधिकारों की रक्षा, सरकार जो है वो जनता के लिए है, इन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यही है हमारे संविधान का मूल सिद्धांत। इस देश की सुरक्षा, इस देश की संप्रभुता, इस देश के लोगों की सुरक्षा, इस देश के लोगों का वेलफेयर, यह है भारत के संविधान का मूल उद्देश्य। और भारत के संविधान के इस मूल उद्देश्य में कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती और ना ही इसका कोई रास्ता बताया गया है। हर सकारात्मक बदलाव के लिए भारत के संविधान में रास्ता है और किसी भी नकारात्मक बदलाव के लिए भारत के संविधान में रास्ता नहीं दिया गया। अगर आपका विचार सकारात्मक है तो आप समय के साथ भारत के संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके विचार सकारात्मक नहीं है तो आपके लिए भारत के संविधान में संशोधन करने का रास्ता बंद है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।